तो आज हम आ चुके हैं एडवांस एक्सेल के डे टू वाले वीडियो पे। और वीडियो शुरू करने से पहले आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डे ज़ीरो और जो डे वन वाली वीडियो है वो आपने देखी है। डे ज़ीरो वाले वीडियो पे मैंने बताया था कि रोड मैप सेट किया था कि किस तरीके से एडवांस एक्सेल हम कंप्लीट करेंगे। एंड डे वन वाले वीडियो पे जो एम एस एक्सेल का इंटरफेस होता है एंड देन उसका जो नेविगेशन होता है उस पर हमने डिस्कशन किया था, राइट। आज है हमारा डे टू, और डे टू वाले वीडियो पे आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होता है, डेटा एंट्री कैसे करते हैं और क्या होता है ऑटोफिल, राइट। रोज कॉलम सेल्स के बारे में तो मैं पहले भी बात कर चुका हूं, आज एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। सो रोज होते हैं ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 से लेकर के 15 16 तक जो है वो रोज है। एंड कॉलम ये जो ए बी सी डी ये सब हम जो देख रहे हैं, दीज आर दी कॉलम्स, ओके। सेल की अगर मैं बात करूं तो आप एम एस एक्सेल के किसी भी बॉडी पे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो आप देखोगे एक सिंपल सा बॉक्स बन रहा होता है, राइट। तो सेल कुछ और नहीं है बल्कि यही ये बॉक्स है जिसको हम सेल बोलते हैं। अगर मल्टीपल सेल आप सेलेक्ट करते हो, शिफ्ट का बटन प्रेस करके लेफ्ट राइट जो भी एरो आपको प्रेस करनी हो, आप वो प्रेस करो तो मल्टीपल सेल्स जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्स सिलेक्शन। नाउ आगे बढ़ते हैं, डेटा एंट्री हम किस तरीके से करते हैं, राइट। सो अभी मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से डेटा एंट्री करते हैं। और जैसे आप यहाँ पे एक रेफरेंस के तौर पे मैं बताता हूँ, मैंने एक डेटाबेस काइंड ऑफ बना रखा है रिपोर्ट यहाँ पे, राइट, जिसमें मेरे को दिख रहा है डे, मॉड्यूल, टॉपिक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे प्लॉटर का, प्रैक्टिकल एक्टिविटी बताया, असाइनमेंट लिखा हूँ और ड्यूरेशन के बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा है, राइट। अब ये चीज़ें मैं यहाँ पे क्यों लिख करके रखा हूँ, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। क्योंकि मैं जब ये ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूं तो मेरे को ये इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अपने आप डेटा सेट्स, डेटा एंट्री आप करके बना करके रिपोर्ट रख सकते हो, राइट। सो दिस इज हाउ। और अभी मैं आपको सिखाता हूं कि मान लो एक सिंपल सा कुछ डेटा सेट बना करके दिखाता हूं। जैसे एक एक आपको नॉर्मल से, चलो, मैंने एस के आर ओ लर्निंग सेंटर ओपन करके रखा है और मेरे पास में देखना है बस जितने भी ट्रेनीज हैं उनके डिटेल्स मेरे को रखने हैं। तो मैं ले लूंगा सीरियल नंबर, मैं ले लूंगा उनका नाम, मैं ले लूंगा उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मैं ले लूंगा उनका एड्रेस। सो इस तरीके से हम डिटेल्स रखते हैं। मान लो पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, पहले वाले का नाम है जो भी एक्स वाई जेड और जो भी नंबर्स ले लूँ और कुछ भी एड्रेस मैंने ले लिया। दूसरे वाले की डेटा एंट्री करनी है, नाम ले लो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लो और उसका एड्रेस ले लो। थर्ड वाले का अगर सीरियल नंबर आप देखोगे 3 है, थर्ड वाले का नाम कुछ भी ले लिया, मोबाइल नंबर और एड्रेस मान लो कुछ भी ले लिया मैंने। मैंने कुछ भी ले लिया मतलब आपको कुछ भी नहीं लेना है, आपको देखना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेक्ट नेम क्या है, करेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और करेक्ट एड्रेस क्या है, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है ना, अपने रेफरेंस में अपने हेल्प में इसको लेकर के आना है, राइट। सीरियल नंबर जो मैं लिया हूँ, अभी हम आते हैं एक पॉइंट पे जो यहाँ पे दिख रहा है ऑटोफिल। मान लो मेरे पास में 3 के बजाय 10 कैंडिडेट के डिटेल्स मेरे को चाहिए, तो मैं ये क्या करूँगा, ये तीनों सेल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से जो, यहाँ पे जब आप कॉर्नर पे आओगे ना, ये प्लस का सिंबल बनाएगा, इसको सिंपली क्लिक करके नीचे ड्रैग करोगे तो ऑटो फिल हो जाएगी। नंबर्स जो है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ऑटो फिल प्रोसेस। जो ये वाला भी पॉइंट आपका यहाँ पे मैंने कवर कर दिया। तो अब देखो जी, यहाँ पे डेटा सेट्स आप इसी तरीके से बनाते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। और अभी हम बात करने वाले हैं कुछ अलग अलग तरीके के डेटा सेट्स के, क्योंकि मैं बताया हूँ कि जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा ना, दैट वुड बी जॉब ओरिएंटेड वीडियो, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि डेटा को मैनेज कैसे करते हैं। तो मैनेज करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। मान लो कि ये जो डिटेल्स है, मान लो मोबाइल नंबर आज इस बंदे का ये है, कल इस बंदे का मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, तो आप इस तरीके से चेंज करके वापस से सेव करके इस फाइल को रख सकते हो। यही है डेटाबेस मैनेजमेंट, राइट। इसी तरीके से हम डेटा एंट्री करते हैं और इसी तरीके से हम एक्सेल में डेटा मैनेज करते हैं। एड्रेस उसका चेंज हो गया है तो आप इसको हटा करके कुछ दूसरा एड्रेस जो भी अपडेट करना है वो करके आप इस फाइल को सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से हम इसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। नाउ अगर मैं बात करूं कि हम
जस्ट मोमेंट, हाँ 5 मिनट हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा। अभी एम्प्लॉय के लिए डेटा एंट्री आपको मान लो प्रैक्टिकल एक्टिविटी करनी है, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है और मैं मैन्युअली अगर डेटा एंट्री करूंगा तो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो उससे बचने के लिए चलिए हम थोड़ा सा एआई का यूज़ करते हैं, और एआई पे हम बोलते हैं कि आई नीड 20 एम्प्लॉय डिटेल्स इन एक्सेल फाइल। तो सी किस तरीके से चैट जीपीटी को आप काफ़ी आसानी से अपने लर्निंग में हेल्प में ले सकते हो, और चैट जीपीटी से काफ़ी आसानी से मतलब आपके जो लर्निंग्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरे हो जाते हैं। तो देखो कितना आसानी से इसने बोला आई हैव क्रिएटेड एक्सेल फाइल। अभी आप देखो कि जो एम्प्लॉय का डिटेल्स है, किसी एक कंपनी है, मिल बाई लेट्स सपोज एन एग्जांपल कि मैं मेरी खुद की कंपनी है एसके लर्निंग ट्रेनिंग सेंटर जो भी है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि मेरे पास में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो मैं अपने एम्प्लॉय का कौन कौन सा डिटेल्स रखूँगा, राइट। सो अपने एम्प्लॉय के कौन कौन से डिटेल्स मैं रखूँगा, मैं एम्प्लॉय की एक आईडी बना करके जनरेट करके एम्प्लॉय को दूंगा, वो मेरे पास में होने चाहिए। एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जेंडर भी रखूंगा, एज रखूंगा, डिपार्टमेंट की वो कौन से डिपार्टमेंट में है और कौन से डेजिग्नेशन पे है। डिपार्टमेंट मतलब देखो एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एचआर डिपार्टमेंट अलग हो गया, फाइनेंस यानी अकाउंट डिपार्टमेंट अलग हो गए, उनके आईटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके सेल्स मार्केटिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके ऑपरेशन के अलग से डिपार्टमेंट हैं, उसके कस्टमर सपोर्ट के अलग से डिपार्टमेंट होते हैं, ट्रेनिंग होता है, क्वालिटी होता है, राइट, मार्केटिंग है। तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हर एक का एक अलग सा डेजिग्नेशन होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं ऑपरेशन में जॉब करता था जी। तो ऑपरेशन में मेरी क्या क्या डेजिग्नेशन थी, मैं एग्जीक्यूटिव था, फिर मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव था, फिर मैं ट्रेनर बना, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया हुआ है। आप फिर असिस्टेंट असिस्टेंट मैनेजर बना। तो ये सारे डेजिग्नेशन इस तरीके से डिफाइंड होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी ले लिया, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस ले लिया, उसका सिटी स्टेट पिन कोड, और ज्वाइनिंग डेट और सैलरी, कि सैलरी उस पर्टिकुलर बंदे की कितनी थी पर मंथ की। तो ये चीज़ें होती हैं जो हम एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने रेफरेंस के लिए रखते हैं, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं एक कंपनी हूँ तो, ठीक है। एक और डेटा सेट की बात करते हैं, चलो मैं आपको कुछ अलग अलग डेटा सेट दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो कंपनी है वो डिटेल्स रखती है। तो गिव मी 20 ट्रांजेक्शन ऑफ a telecom company where the customer called for complaint or the inquiry। मैं ये लिखा है यहाँ पे, और मेरे को एक फाइल मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लिखा हूँ मैं। मान लो कि कोई एक टेलीकॉम कंपनी है जी। टेलीकॉम कंपनी, बहुत सारे कंपनी को आप जानते होंगे, जैसे एयरटेल मान लो, रिलायंस जियो मान लो, और आपके पास में बहुत सारे जो भी कंपनीज हैं, ठीक है। मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता। जितने भी कंपनीज हैं, मान लो उनके कस्टमर्स उनके कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं। तो कस्टमर्स कॉल क्यों करेंगे? कोई कस्टमर होगा जिसको कुछ सपोर्ट चाहिए होगा, कोई कस्टमर होगा जो कुछ पूछना चाहता होगा, और कुछ कस्टमर्स होंगे जिनको कुछ प्रॉब्लम्स आते रहे, कि मेरा नेट नहीं चल रहा है, मेरा फ़ोन नहीं लग रहा है, मेरा नेटवर्क इश्यू है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए कॉल्स आ रहे होंगे। तो जब भी कोई कस्टमर कनेक्ट करता है किसी भी कस्टमर केयर इंडस्ट्री पे, किसी भी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के पास में जब कॉल लैंड होती है, तो उनके रेफरेंस में उनके पास क्या क्या डेटा जो है वो अवेलेबल होती है ना। तो आप ये देखो कि जब भी आप कॉल करते हो किसी भी कस्टमर केयर पे, तो उनके पास में एक सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। आप उसको बोल सकते हो एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है, एक इंटरैक्शन आईडी जनरेट होती है, या एक कंप्लेंट नंबर जनरेट होता है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। डेट की, किस डेट को कस्टमर ने कॉल किया है, कस्टमर का नाम क्या है जिसने कॉल किया था, उसकी कॉल किस टाइप की थी, क्या वो इंक्वायरी के लिए कॉल कर रहा था या फिर उसने कंप्लेन के लिए कॉल किया था।
अभी कैटेगरी क्या है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है या रिचार्ज में इशू आई है, जो भी है, जो चीजें पूछनी थी उसको, है ना। प्रायोरिटी मतलब कम टाइम पे सॉल्व करना है तो लो प्रायोरिटी होगा, और ज़्यादा सॉरी, अगर कम टाइम पे सॉल्व करना है मतलब तुरंत अभी इसको रिजोल्यूशन देनी है, तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसको हाई प्रायोरिटी पे रखी जाती है। अगर उसकी प्रॉब्लम को हम आज सॉल्व ना करके कल सॉल्व कर सकते हैं, परसों सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उसको लो प्रायोरिटी पे रखते हैं ना। स्टेटस कि आप जब कस्टमर ने आपको कॉल किया, तो ये जो टिकट नंबर्स हैं या फिर जो कंप्लेन नंबर आपने जनरेट करी, उसको आपने रिजॉल्व कर दिया या क्लोज कर दिया। रिजॉल्व और क्लोज दोनों सेम ही चीज होती है, ठीक है। बट आपने ओपन करके रखा है या फिर आपने इन प्रोग्रेस मतलब आप उनके कंसर्न पे काम कर रहे हो, राइट। तो ये सारी चीजें होती है जो स्टेटस वहां से वो अपडेट करते हैं, कोई भी एग्जीक्यूटिव जो होता है। अब रेजोल्यूशन की समरी क्या है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें होती हैं जो भी उन्होंने लास्ट टाइम अपने पास में समरी रिमार्क्स जो है वो रखा होगा अपडेट करके, वो यहाँ पे कैप्चर होकर के मान लो आई हुई है। मैं कह रहा हूँ कि ये डेटा सेट दिखाने का पॉइंट क्या है आपको, तो ये डेटा सेट दिखाने का मतलब है कि इस तरीके के डिटेल्स जो हैं वो जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उनके पास में होते हैं ऐसे। और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे एनालाइज करता है कि मेरे मेरे कंपनी में प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स का पता कहाँ से लगता है, वो कस्टमर की तरफ से लगता है। अभी मैं मान लो कि यहाँ पे निकालना चाहूँ जी कि मेरे पास में कितने कंप्लेन आए हैं, तो जैसे मैं सिखाया था, आप जाओगे यहाँ पे, आप चले जाओ डेटा पे, और डेटा पे चल करके फिल्टर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दिया, ये देखो फिल्टर यहाँ पे लग करके आ गया ना। मेरे को कॉल टाइप पे जाना है और मेरे को चेक करना है कितने कंप्लेन है, तो देखो दो ही फिल्टर आपको दिखेंगे, एक तो कंप्लेन थी और एक इंक्वायरी थी। मेरे को कंप्लेन के बारे में जानना है कि कितने कॉल्स आए हैं, तो मैं कंप्लेन सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे चेक कर लूंगा, तो आई कैन सी कि मेरे पास में 10 कॉल आए हैं जो कि कंप्लेन के आए हुए हैं, राइट। इसी तरीके से अगर मेरे को चेक करना है कि कितने कॉल्स हैं जो इंक्वायरी के लिए मेरे पास में आए हुए हैं, तो यहाँ पे इंक्वायरी पे मैं क्लिक करूंगा और मेरे को मालूम चलेगा कि 10 कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने मेरे पास में इंक्वायरी के लिए कॉल किया है। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। सॉरी, आई वॉज फिक्सिंग समथिंग। सो अभी यहाँ पे मेरे को क्या मालूम चल गया कि इंक्वायरी के मेरे पास में कितने कॉल्स आए हैं। अब चलो थोड़ा सा और एनालिसिस पे चलते हैं, चलो कंप्लेन में जाते हैं। देखो इंक्वायरी का है क्या है, वो आया पूछा, कस्टमर चला गया, इशू सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंप्लेन जो है ना वो थोड़ा पेन एरिया होता है। कंप्लेन्स जब तक आते रहेंगे और ये फिक्स नहीं होगा तो क्या किसी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़ेगा, रेवेन्यू फर्दर बढ़ेगा? अगर कंप्लेंट्स ज़्यादा होंगे तो बिजनेस ज़्यादा उनके पास में जाएंगे नहीं। सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो इसको फिक्स करने के लिए अगर आगे मेरे को एनालाइज करना है कि क्या प्रॉब्लम आई है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं देखूंगा जी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की आई है मेरे पास में, नेटवर्क की है कि बिलिंग की है, इंटरनेट का इशू है, कॉल्स की वजह से, रिचार्ज की वजह से, ऐसे इस तरीके से आया है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मल्टीपल मतलब एक जैसा प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर एक ही जैसे सारे प्रॉब्लम्स आने लग जाते, जैसे मान लो कि नेटवर्क के ज़्यादा कॉल्स आने लग जाते, बिलिंग्स के ज़्यादा कॉल आने लग जाते, इंटरनेट के ज़्यादा कॉल्स आने लग जाते, कॉल नहीं लग पा रहा उसके ज़्यादा कॉल्स आने लग जाते, तो मैं अज्यूम कर सकता था कि मेरे इन सारे प्रोडक्ट में मेरे को प्रॉब्लम है और मुझे इसे फिक्स करना पड़ेगा, तो जा करके मेरा आगे बिजनेस बढ़े ना। किस टाइप का इश्यू है उस तरीके से, तो इसी हिसाब से हम जो इंफॉर्मेशन है वो इसको एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक मैं समझा पाया ना, आपको कोई डाउट नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं, 14 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं, देखो जो पहले वाला पार्ट था ये तो क्लियर हो गया है, ठीक है। एम्प्लॉय डेटाबेस सिखा दिया। उसके अलावा एक और डेटा सेट आपको बना करके दिखाया कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के पास में किस किस टाइप का रिपोर्ट्स मतलब उनके पास में होते हैं फर्दर एनालाइजेशन के लिए। और मैंने ये भी बताया कि आप किस तरीके से जो डेटा है उसको देखते हैं फिल्टर वगैरह लगा करके मैनुअली। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आगे आने वाले कुछ मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा, 3-4 मिनट की वीडियोस होंगी जिसमें बताऊँगा कि कम टाइम पे आप कैसे एक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हो, कम टाइम पे आप कैसे एक प्रोफेशनल पीपीटी बना सकते हो, और कैसे कोई भी बड़े से बड़े डेटा सेट को हम 2 से 4 मिनट में एनालाइज कर सकते हैं काफ़ी आसानी से एआई के मदद से।
तो वो वीडियोस जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक जॉब प्रोफेशनल हो, अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो, कोई ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ों की वजह से इफ़िशियंसी लो हो जाती है और वो उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। फिर जिनकी इफ़िशियंसी हाई होती है, मौका उनको मिल जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ये देखो सीखो, है ना। अभी हम चलते हैं आगे। ये फॉर्मेटिंग क्या होता है, तो फॉर्मेट करना मतलब बहुत सिंपल है। जैसे ये जो एक्सेल फाइल दिख रहा है ना, इसको मैं आपको फॉर्मेट करके दिखाता हूँ अच्छे से। इसको फॉर्मेट करने का प्रोफेशनल तरीका होता है। प्रोफेशनल तरीका क्या होता है, इनकी जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, इसके जो फ़ॉन्ट के साइज होते हैं, है ना, कलर कोड जो हैं, इसके इसके टेक्स्ट का क्या कलर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें का एक प्रोफेशनल फॉर्मेट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सारा मैं सेल को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का बटन प्रेस करूँगा। लिख करके कहीं पे रख लो, कंट्रोल प्लस ए का बटन अगर आप प्रेस करोगे तो क्या होता है, सब जितने सेल्स होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट ऑल हो जाते हैं जी। ठीक है, ये सेलेक्ट ऑल मैंने कर लिया है और मैं चला जाऊंगा होम वाले बटन पे। कहाँ, होम वाले बटन पे। कंट्रोल ए, मैं गया होम वाले बटन पे। होम वाले बटन पे जा करके अगर मेरे को इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज करने के लिए ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। जो भी फ़ॉन्ट का स्टाइल आपको चाहिए आप वो क्लिक कर सकते हो, आपकी फ़ॉन्ट की स्टाइल उस तरीके से चेंज हो जाएगी। मेरे को कैलिबरी पसंद है और यही प्रोफेशनल होता है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको इसके साइज बढ़ानी है या फिर आपको साइज कम करना है तो अभी मैं बढ़ा दिया, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 10 या फिर आप 9 ले सकते हो। मैंने 9 ले लिया, ठीक है। अब ये जो पीछे में जो कलर मैंने किया वो कैसे किया वो सीखते हैं। इसको अभी हम करते हैं बैकग्राउंड कलर को वाइट और जो टेक्स्ट कलर है उसको कर देते हैं ब्लैक। तो ये एज यूजुअल जैसे पहला था वैसे दिख रहा है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे इस पे कलर कोड लगाने हैं तो यहाँ पे आप आओगे, उसको कहते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना। यहाँ पे जाओ, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो और ये जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आएगा जब आप कर्सर रखोगे तो। फ़ॉन्ट की कलर मैं कर देता हूँ वाइट। तो इस तरीके से जो है आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। एक छोटा सा और एग्जाम्पल मैं सिखाता हूँ। 17 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल और दिखाता हूँ आपको। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये बोल्ड किया हुआ है, इधर का फ़ॉन्ट स्टाइल मान लो कुछ और मैं कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ये वाला जो है इसको मैं अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। और इधर आधा बोल्ड कर देता हूँ, आधा इधर अंडरलाइन कर देता हूँ। तो अभी देखो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा ना देखने में कि यार ये क्या है, मतलब इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो ऐसे हो गया, ये फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो गया। मैं चाहता हूँ इसको प्रोफेशनल तरीके से फॉर्मेट करना, तो क्या करूँगा मैं। देखो ये वाला जो सेल है ना, ये थोड़ा प्रोफेशनल मेरे को लग रहा है। इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो कैलिबरी है और फ़ॉन्ट की साइज़ है वो 9 के आसपास है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब आप होम पे क्लिक किया और होम पे आने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर वाला एक बटन आता है, तो फॉर्मेट पेंटर पे मैं क्लिक करूँगा और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखा क्या हुआ, मैं इस पे क्लिक किया और इसका जो फॉर्मेट हो ना, ये वाले का जो फॉर्मेट है वो कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट किया है। फिर से समझाता हूँ, कुछ नहीं करनी है। यहाँ पे आप सेल पे जाओगे, होम पे जाओगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे और जिस भी सेल को आपको ठीक करना है वहां पे ला करके कर्सर को आप वापस से रख दोगे। अगर मेरे को पूरी रेंज पे चीजें को सेम टाइप की करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसकी जो फॉर्मेट है वो कॉपी करूंगा, मतलब कॉपी कर लिया और यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक मैं सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे लाके ड्रैग कर दूंगा। सो हम देख सकते हैं कि जो भी फॉर्मेट है मतलब सारे एक जैसे हो गए, राइट। इस वाले का फॉर्मेट कॉपी करके सबको एक जैसा बनाया हमने। तो इसी तरीके से हम फॉर्मेट करते हैं एक एक्सेल शीट को और आप इसी तरीके से चीज़ों को आगे मतलब अपने यूटिलाइजेशन में लाते हो। ओके, तो ये था आज का वीडियो। ओके, और आगे हम सीखेंगे कि कीबोर्ड के कितने शॉर्टकट्स होते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं एक्सेल पे। ये शॉर्टकट्स अगर आप जान जाओगे तो आपको माउस को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बार बार माउस को ले जा करके होम पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं डेटा पे जा करके फिल्टर सॉर्टिंग का जो कंसेप्ट है यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, आप सिर्फ हाथ से ही शॉर्ट की प्रेस करोगे और आपका काम हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए वीडियो यहीं पे रहने देते हैं।
एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो थोड़ा इंटरेक्टिव रहा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो बने रहना साथ में। थैंक यू सो मच।